जय हिंद। आज हम अध्ययन करेंगे ऊष्मा बजट के बारे में और वायुमंडलीय दबाव के बारे में। ऊष्मा बजट में हम पढ़ेंगे कि हमारा सूर्य तप क्या होता है, फोटॉन क्या होता है, एल्बिडो क्या होता है। वायुमंडलीय दाब में हम पढ़ेंगे कि हमारे ऊपर या पृथ्वी पे जितनी चीज़ें हैं उन सब के ऊपर वायुमंडल का प्रेशर कैसे लगता है, इन सब के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने अध्ययन किया था कि हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी परतें पाई जाती है, कौन कौन सी गैसों से मिलकर बनी हुई है, क्षोभ मंडल क्या है, समताप मंडल क्या है, मध्य मंडल क्या है, आयन मंडल क्या है, इन सब के बारे में अध्ययन किया था। तो आज हम पढ़ेंगे ऊष्मा बजट के बारे में। तो ऊष्मा बजट के बारे में सबसे पहले हम ये अध्ययन करेंगे कि जैसे हमारा सूरज है, वहाँ से मान लीजिए 100% ऊर्जा आती है, प्रकाश आती है, तो पृथ्वी पर कितना परसेंट प्राप्त होता है, उसी को हम बोलते हैं ऊष्मा बजट। जैसे देखिए, ये हमारी हो गई सूरज, सन हो गई, और ये हो गई हमारी अर्थ, पृथ्वी। ये पृथ्वी हो गई। अब मान लीजिए कि यहाँ से सूरज से इसे प्रकाश आती है, यानी ऊष्मा आती है, तो मान लीजिए यहाँ से 100% चलती है, तो पृथ्वी पर कितना परसेंट ऊर्जा प्राप्त होती है उसको हम बोलते हैं ऊष्मा बजट। ठीक है। तो जैसे सूरज से जो विकिरण ऊर्जा पृथ्वी पर आती है उसको बोलते हैं सूर्य तप। क्या बोलेंगे? सूर्य तप। सूर्य तप। देखिए, सूरज से पृथ्वी पर जो प्रकाश आता है वो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में आता है, जिसको हम बोलते हैं फोटॉन। क्या बोलेंगे? फोटॉन। अब जैसे सूरज से पृथ्वी पर प्रकाश आएंगी, तो मान लीजिए यहाँ से 100% ऐसे चलेंगी, पृथ्वी पर हमारे आ रही है। लेकिन जो पृथ्वी का अपना एटमॉस्फेयर है, तो उसमें बादल पाए जाते हैं। तो जो पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है वो धूल कणों से मिलकर बना हुआ, जल वाष्प से मिलकर बना हुआ है, और बादलों से मिलकर बना हुआ है। तो इसके बीच में ढेर सारे बादल मिलेंगे, ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे ढेर सारे बादल मिलेंगे, और इसी में धूल कण मिलेंगे और जल वाष्प मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे यहाँ से 100% चला, यहाँ से प्रकाश 100% चला, तो मान लीजिए बीच में अपना मिल गया जल वाष्प, कोई का ऐसे जल वाष्प का टुकड़ा मिल गया। तो जैसे प्रकाश इस पे आके टकराएगी, तो ये इसको ऐसे मोड़ देगी, इसको ऐसे मोड़ देगी, यानी इसको वापस भेज देगी, यानी परावर्तन कर देगी इसको। तो इसको बोलेंगे एल्बिडो। क्या बोलेंगे? एल्बिडो। ये जितना सूरज से प्रकाश आता है उसका 35% परावर्तित कर देती है, उसको बोलते हैं एल्बिडो। तो एल्बिडो कितना परसेंट होता है? 35%। 35%। अब ये 65% तो परावर्तित हो गई। अब उसके बाद आता है बादल का नंबर। बादल से तो मान लीजिए यहाँ से 35% परावर्तित हो गई। अब उसके बाद में बादल आएगा। बादल अपने अंदर 14% सोख लेगा। 14% ये सोख लेगा। 14% ये सोख लेगा बादल। अब ये बादल सोख लेगा, तो 35 ये और 14 ये, 35 14 49, यानी 49% तो अइबे नहीं करेगा। यहाँ से 100% चला, तो 35% परावर्तित हो गया, 14% बादल ने सोख लिया, 49% खत्म। 51% यहाँ पे आएगी। कितना आएगा? 51%। 51% आएगा। तो पृथ्वी का जो ऊष्मा बजट है वो कितना है? ऊष्मा बजट 51% पृथ्वी का ऊष्मा बजट है। अब देखिए यहाँ पे, जैसे ये हो गया हमारा अर्थ, ठीक है, ये हो गई हमारा विषुवत रेखा, ये हो गई हमारा मकर रेखा, और ये हो गई कर्क रेखा। अब देखिए 22 दिसंबर को ये हो गई हमारा मकर रेखा, ये हो गई हमारा विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, और ये हो गई हमारा कर्क रेखा। कर्क रेखा। ठीक। अब देखिए, जो सूरज है वो 22 दिसंबर को मकर रेखा पे चमकेगा, 22 दिसंबर को, और 21 मार्च को विषुवत रेखा पे चमकेगा, 21 जून को कर्क रेखा पे चमकेगा। फिर 23 सितंबर को
फिर आ जाएगा विषुवत रेखा पे, ठीक है। यानी 22 दिसंबर को मकर रेखा पे रहेगा, फिर 21 मार्च को विषुवत रेखा पे जाएगा, फिर 21 जून को कर्क रेखा पे चला जाएगा, फिर 23 मार्च को फिर लौट के विषुवत रेखा पे आ जाएगा। यानी मान लीजिए हमारा सूरज है यहाँ पे ऐसे, ये हमारी सूरज हो गई, यहाँ से यहाँ के बीच में ये सूरज हमेशा अप डाउन करते रहता है। जब ये अप डाउन करेगा तो सबसे ज़्यादा सूर्य तप कहाँ प्राप्त होगा? सबसे ज़्यादा सूर्य तप मिलता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, सबसे ज़्यादा सूर्य तप मिलता है। देखिए दिन में जो सूरज का प्रकाश है वो पृथ्वी पे आती है। जब ये दिन में जो सूरज का प्रकाश रहता है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहती है। इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने की वजह से इसका वेवलेंथ छोटा होगा। अब इसका वेवलेंथ ऐसे छोटा छोटा होता है, और रात में मान लीजिए कि ये सूरज का प्रकाश आया दिन में तो इसकी फ्रीक्वेंसी हाई रहेगी तो उसका वेवलेंथ छोटा रहेगा। उसके बाद में जब ये पृथ्वी पे आके टकरा जाएगा तो इसकी वेवलेंथ फिर वापस जाने की कोशिश करेगा टकरा के। चूंकि एक बार टकरा गया और फिर रात में टकरा के वापस जाने की कोशिश करेगी रात में, तो टकराने के बाद इसका वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ ऐसे बड़ा हो जाएगा, ऐसे बड़ा हो जाएगा। छोटा रहेगा तो सारे बादलों को फाड़ के वो पृथ्वी पे आ जाएगी। रतिया में जब जाएगा तो वेवलेंथ इसका बड़ा हो जाएगा, तो ये जा नहीं पाता, इसलिए पृथ्वी गर्म हो जाती है रात में। देखिए अब हम समझ लेते हैं अपने वायुमंडलीय दबाव के बारे में। देखिए जो वायुमंडल की सभी परतें हैं उसके द्वारा हमारे ऊपर एक दाब लगाया जाता है जिसको हम वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है। इसके बाहर इसका वायुमंडल हो गया, ये वायुमंडल हो गया पृथ्वी का, ये पृथ्वी हो गई। तो इन सब वायुमंडल के द्वारा पृथ्वी पे दाब लगाया जाता है, उसी को वायुमंडलीय दबाव बोलते हैं। जैसे कि मान ले भी ये वायुमंडल पृथ्वी के ऊपर दबाव लगा रही है, पृथ्वी के सारी चीज़ों पे ये दबाव लगाती है, और सबसे ज़्यादा दबाव ये समुद्रों पर लगाती है, समुद्र पर सबसे ज़्यादा लगाती है। अब मान लीजिए ढेर सारा दबाव लगा रही है ये। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये है छोटिया, ठीक है, ये हो गई छोटिया इसे, ठीक है, ये छोटिया हो गई। अब चूंकि जब ये छोटिया यहाँ पे आ गई तो जो इसका इतना जगह था छोटिया ने कवर कर लिया, तो क्या होगा कि वहाँ की जो वायुमंडलीय दाब है वो हट जाएगी। तो जो वहाँ से वायुमंडलीय दाब हट जाएगी तो फिर इसके ऊपर प्रेशर पड़ने लगेगा, ऐसे चारों तरफ से ऊपर नीचे आगे पीछे से इसके ऊपर प्रेशर पड़ने लगेगा। इसी को वायुमंडलीय दबाव बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे है तो ये ढेर सारी जितना है ये इसके सर पे इतना इसके सर पे दबाव लगाएगी, और जहाँ पे जितना जगह ये घेरी है उतना चारों ओर से प्रेशर इसके ऊपर लगेगा, इतना लगेगा। अब जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने पे प्रेशर कम होगा, जैसे जैसे नीचे आएंगे हमारा प्रेशर बढ़ता जाएगा। प्रेशर 76 सेंटीमीटर पारे के दाब के बराबर होता है। कितना? 76 सेंटीमीटर पारे के दाब के बराबर होता है। वो कैसे होता है देखिए, मान लीजिए आप एक कांच की नली ले लीजिए, ये कांच की नली हो गई हमारा 1 मीटर ये कांच की नली हो गई। अब इसमें क्या करेंगे, 76 सेंटीमीटर हम पारा भर लेंगे। कितना? यहाँ पे 76 सेंटीमीटर हम इसमें क्या पारा भर लेंगे। मान लीजिए 76 सेंटीमीटर हमारा ये पारा इसमें डला हुआ है, तो डला हुआ है तो जो यहाँ पे भार बनेगा वो 1013 मिली बार बनेगा, ठीक है। इतना मिली बार इस पे प्रेशर रहेगा। अब क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा इसे फोड़ देंगे, इसको फोड़ के उंगलियां उसके नीचे लगाएंगे, ठीक है। ये हमारी उंगलियां इसके नीचे लगाएंगे तो जो जितना भार हमें महसूस होगा उतना वायुमंडलीय दबाव हमारे ऊपर लगा रही है वहाँ पे। ये हमारे कांच की नली है, कांच की ट्यूब, मान लीजिए कांच की ट्यूब है, इतना ये हमारे ऊपर अपना प्रेशर लगा रही है। अब मान लीजिए कोई गिलास है, ठीक है, एक गिलास हो गया इसे, इसमें पानी भरा है और इसके नीचे हम कोई कागज लगा दिए हैं।
तो इसको उलाट देंगे तो ये पानी गिरेगा नहीं, क्योंकि ये वायुमंडलीय दबाव से ऊपर चिपका हुआ है कागज, तो ये गिरेगा नहीं। तो ये आपको समझ में आ गया वायुमंडलीय दबाव। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए जब यहाँ पे गर्मी पड़ती है तो यहाँ का इसके ऊपर का जो मौसम रहता है वो गर्म हो जाता है। तो गर्म हो जाएगा तो ये हमारा पारे का प्रेशर लगता है, क्योंकि भारी रहेंगी तो प्रेशर ज़्यादा लगाएंगी, अगर भारी नहीं रहेंगी तो प्रेशर कम लगाएगी यहाँ पे। तो जैसे ये भारी है यहाँ पे तो प्रेशर ज़्यादा लगा रही थी। अब यहाँ का मौसम क्या हो गया, गर्म हो गया। मौसम जैसे गर्म हुआ तो यहाँ का प्रेशर इस पर कम लगेगा, पारे का प्रेशर कम हो जाएगा, पारे का भार कम हो जाएगा, जिसके कारण आंधी, तूफान और चक्रवात आएंगे। महाद्वीपों पर, जैसे महाद्वीप है तो आंधी और तूफान आएगा। और जहाँ समुंदर है, अगर समुंदर में कम हुआ तो वहाँ पे आएगा चक्रवात आएगा। यानी कि अगर पारे का भार गिर रहा है तो वहाँ पे आंधी, तूफान और चक्रवात आएगा। अब वो कैसे आएगा, जैसे यहाँ के मौसम गर्म होगा तो ये हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाएंगी। जब यहाँ पे ऊपर उठेंगी तो इस पर भार कम लगेगा, तो ये पारा डाउन चला जाएगा, ठीक है, इसका भार कम हो जाएगा। अब इसी गर्म जगह को भरने के लिए चारों ओर से हवाएं आएंगी, इधर ऐसे चारों ओर से हवा आएंगी इसको भरने के लिए। तो जिसके कारण यहाँ पे आंधी, तूफान, अगर महासागर में आएगा, सागरों में आएगा तो चक्रवात आएंगे। तो आंधी, तूफान, चक्रवात कब आएगा, जब पारे का भार अचानक से गिरने लगेगा। अगर धीरे धीरे उठ रहा है तो मौसम साफ हो रहा है, अगर धीरे धीरे गिर रहा है तो बारिश आएगा। धीरे धीरे गिरेगा तो बारिश, धीरे धीरे उठेगा तो मौसम साफ, अचानक से गिरेगा तो आंधी, तूफान और चक्रवात आएगा। अब ये देखिए, इतना आपको समझ में आ गया। देखिए मान लीजिए हमारी पृथ्वी है यहाँ पे, ठीक है, ये इसका वायुमंडल है। तो जैसे हम पृथ्वी के यहाँ पे रहेंगे तो हमारे ऊपर भार ज़्यादा लगता है, और अंदर से हमारा ब्लड प्रेशर जो रहता है वो दबाव लगाता है, और बाहर से हमारा वायुमंडलीय दबाव हम पे दाब लगाती है, इससे हमारा बॉडी क्या रहता है, अभी मेंटेन है। अब मान लीजिए जैसे कोई जहाज़ है, हम जहाज़ में बैठते हैं तो जहाजिया जैसे जैसे ऊपर जाती है तो हमारा बीपी बढ़ने लगता है। ऐसा कैसे होता है, क्योंकि जब ऊपर हमें जाने पे वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, जिसके कारण हमारा बीपी बढ़ने लगता है। लेकिन पायलट और सब बड़ा होशियार रहता है। पायलट उसमें क्या करता है, उसमें 15 kg का आर्टिफिशियल हवा भर देता है, जिसके कारण हमारा जो प्रेशर बाहर का रहता है वो मेंटेन हो जाता है, तो हमारा बीपी नहीं बढ़ता है। तो ठीक ऐसे ही यहाँ पे हवाई जहाज़ में प्रेशर भर देता है तो हमारा बॉडिया मेंटेन हो जाता है। यहाँ पे ऐसे कोई कुरकुरे का पैकेट हो, आप यहाँ नीचे रखेंगे तो पचका पचका रहेगा, और जैसे ही ऊपर लेके जाएगा वहाँ पे फूल के गुब्बारा बन जाएगा एकदम से। ऐसे ही जैसे जैसे जहाज़िया ऊपर जाएगा वैसे वैसे हमारा बीपी बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे वो आर्टिफिशियल हवा को अंदर हुमचा के भर देगा, जिससे हमारा बॉडी एकदम मेंटेन रहे। अब जब जहाज़िया ऊपर जाती है तो इसकी ऊंचाई को किस में नापते हैं, अल्टीमीटर से नापते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जहाज जा रहा है, इसे जहाज हो गया, जहाज हो गया। अब मान लीजिए कि यहाँ कोई पहाड़ है इसे ऐसे, और यहाँ पे मान लीजिए ये ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर, और यहाँ पे रिसीवर लगा है, ये रिसीवर हो गया। तो ट्रांसमीटर क्या करेगा, जितना ऊपर रहेगा जहाजिया तो अल्टीमीटर से जहाज की ऊंचाई का पता लगाया जाता है। तो अल्टीमीटर जैसे ऊंचा रहेगा तो ये इसको वेव भेजेगा, और ये टकरा के आएगी तो जो इसका ये रिसीवर रहेगा इसको पकड़ लेगा, तो इससे पता लगेगा कि जहाज कितना ऊपर नीचे हो रही है, तो इससे पता लग जाएगा। तो जहाजिया में जो पायलट रहता है वो अल्टीमीटर से ही पता लगाता है कि जहाज कितने एल्टीट्यूड पे यानी कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है। और जो हमारा 14 बैरोमीटर होता है,
14 बैरोमीटर से हमें मौसम का पता लगाया जाता है कि मौसम हमारा कैसा रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। जो कल दिल्ली में ये जो घटना हुई है, जंतर मंतर पे लोग प्रदर्शन किए हैं। जंतर मंतर से महज 1.5 किलोमीटर हमारा संसद भवन है। वहाँ पे लोग इतने दिन से खाना नहीं खा रहे हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? कल संसद भवन के आगे बेचारे बेरहमों को कितना मारा गया, कितना पीटा गया, लेकिन जो धरना प्रदर्शन पे थे, जो वहाँ पे गए थे, उन्होंने हाथ नहीं उठाया था। वो शांति से प्रदर्शन करना चाह रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि लोगों ने, पुलिस ने उनको बेरहमी से पीटा। कहाँ मारना चाहिए, कहाँ नहीं मारना चाहिए, इसको ध्यान नहीं दिया। कहाँ कहाँ नहीं मारा, यहाँ तक लोगों को मार देते थे। वहाँ पे किसी का सर फूट गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया। लोग वहीं पे घायल पड़े रहते थे, कोई उनको पूछने वाला तक नहीं रहता था। आखिर क्या हो रहा है हमारे देश में? नीट पेपर को लेके कितने लोगों ने अपनी जान दी थी, लेकिन संसद भवन के पास तक लोग पहुंच गए, लेकिन एक भी नेता निकल के बाहर नहीं आया पूछने की क्यों आए हो, आप लोग की क्या चाहत है, क्या मांग है, हम उस पर काम करेंगे। क्योंकि जो आप लोग हैं वो आप लोग ही इस देश के भविष्य हैं। कैसे कैसे उनको मारा गया, कहाँ कहाँ पे मारा गया, जानवरों की तरह उनको पीटा गया। ये सब देख के तो दिमाग ही हमारा खराब हो जाता है। जब मैंने ये सब देखा तो साला मेरा दिमाग काम करना ही बंद कर दिया था। कितनी उम्मीद लगा के माँ बाप पढ़ाते हैं, कितने गरीब घर से रहते हैं वो लोग, जो लोग तैयारी करते हैं कि मैं एक दिन डॉक्टर बनूंगी, इंजीनियर बनूंगा, लेकिन कुछ लोगों के चलते उनका ये सपना अधूरा रह जाता है।